नमस्कार, मैं अजय कुमार। दक्षिण भारत में जन्मी किसी लड़की के लिए उत्तर भारत में जन्मी किसी लड़की से ज़्यादा यह संभावना बनती है कि वह 1 साल से पहले इस दुनिया को अलविदा नहीं कहेगी। दक्षिण भारत में रह रही किसी लड़की के लिए उत्तर भारत में रह रही किसी लड़की से ज़्यादा यह संभावना बनती है कि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो पाए, वह अपना स्कूल पूरा कर पाए, वह कॉलेज जा पाए, नौकरी हासिल कर पाए, नौकरी में उसे अच्छा पैसा मिले। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत में रहने वाली लड़कियों की औसत हालात बताती है कि वह उत्तर भारत के मुकाबले ज़्यादा बेहतर जिंदगी जी पाती हैं, ज़्यादा सेहतमंद होती हैं, आर्थिक रूप से ज़्यादा संबल और सुरक्षित जीवन जी पाती हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के हालात का तुलनात्मक ब्यौरा बताने वाली यह सारी पंक्तियां मेरी नहीं हैं, बल्कि लेखक नीलकंठन आरएस की है। इन्होंने साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया ग्रेट डिवाइड नाम से बड़ी ही शानदार किताब लिखी है। इन्होंने जो बातें कही हैं, ठीक वही बातें उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताने वाले आंकड़ों से भी निकल कर आती है। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पुअर पॉपुलेशन से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि केरल में मल्टी डायमेंशनल पुअर पॉपुलेशन के अंतर्गत केवल 0.55% आबादी आती है। मतलब केरल में गरीबी 1% से भी कम है। गरीबी दूर करने को लेकर के दक्षिण के इस राज्य के सामने भारत का कोई भी राज्य खड़ा नहीं होता है। तमिलनाडु में मल्टी डायमेंशनल पुअर पॉपुलेशन की आबादी करीब 2% है, तो कर्नाटक में करीब 7%, आंध्र प्रदेश में 6% और तेलंगाना में 5% के आसपास है। वहीं पर अगर उत्तर भारत के राज्यों की बात की जाए तो मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल की आबादी के मामले में सबसे आगे बिहार खड़ा है, जहां की करीब 33% आबादी मल्टी डायमेंशनल पुअर पॉपुलेशन के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 22% का है, तो मध्य प्रदेश में 20% का है, राजस्थान में 15% का और छत्तीसगढ़ में 16% का। मतलब दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में गरीबों की संख्या कई गुना ज्यादा है। उत्तर भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां की गरीबी 10% से कम हो या जहां की गरीबी दक्षिण भारत के किसी भी राज्य से कम हो। यही हाल प्रति व्यक्ति आमदनी का है। करंट प्राइस के आधार पर कर्नाटक की प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 2021-22 में तकरीबन 3 लाख के आसपास थी, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी महज 50,000 रुपये सालाना थी। मतलब कर्नाटक की औसत व्यक्ति की आमदनी बिहार में रहने वाले एक औसत व्यक्ति की आमदनी की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। वह 6 गुना ज्यादा कमाता है। इतना ही बुरा हाल दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत के कई राज्यों का है। मानव संसाधन विकास से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आंकड़े भी यही बताते हैं कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के मुकाबले बहुत आगे खड़ा है। इन आंकड़ों से एक बात साफ तौर पर स्पष्ट होती है कि दक्षिण भारत में सत्ता की बागडोर संभालने वाले लोगों ने चाहे जितना कमतर काम किया हो, मगर उत्तर भारत के मुकाबले कई गुना अच्छा काम किया है। तो इन आंकड़ों से भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक स्वाभाविक विभाजन होते हुए दिखता है। और सवाल बनता है कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत की बेहतरी का कारण क्या है? क्योंकि किसी समाज को, किसी लोकतांत्रिक समाज को सबसे अधिक प्रभावित वहां की राजनीतिक संस्कृति करती है, तो मुमकिन है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच मौजूद विभाजन को अगर बेहतर तरीके से समझना है तो वहां की राजनीतिक संस्कृति को समझा जाए। हाल फिलहाल आए विधानसभा चुनाव के नतीजों को ही देख लीजिए। सीटों के लिहाज से भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत हासिल की है, मगर वहीं पर तेलंगाना का चुनाव हार गई। अथाह पैसे के दम पर बनाई गई मोदी है तो मुमकिन है कि छवि तेलंगाना में नहीं काम कर पाई। तेलंगाना में भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, मगर भाजपा सीटों के लिहाज से तेलंगाना में सबसे ज़्यादा सीट हासिल करने वाली 2 पार्टियों में भी शामिल नहीं हो पाई है। तेलंगाना में कांग्रेस को 92 लाख से ज़्यादा वोट मिले और भाजपा को 32 लाख से कम। कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले मिलने वाला वोट इतना ज़्यादा है कि कांग्रेस ने 3 हिंदी प्रदेश में जितने वोट गंवाए हैं उससे ज़्यादा वोट उसे केवल तेलंगाना में मिले हैं। मतलब उत्तर भारत के राज्य के लोग जिस तरीके से भाजपा की तरफ आकर्षित हुए, उसी तरीके से दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य भाजपा की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। यह केवल इसी चुनाव की बात नहीं है, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत के 5
सबसे बड़े राज्यों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 के करीब है, मगर इन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। जबकि ठीक इसके उलट उत्तर भारत की जनसंख्या भारत की कुल आबादी के 43% के आसपास है। उत्तर भारत के ज्यादातर बड़े राज्यों में भाजपा की सरकार है। एक तथ्य भी गौर करने लायक है कि पिछले 9 सालों से भारत की राजनीति में पैसे के दम पर ऐसा माहौल बनाया गया है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का दबदबा रहा है। जब से भाजपा की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक के इतिहास में यह बीजेपी का सबसे सुनहरा दौर माना गया है। उसके बावजूद भी यह पार्टी दक्षिण के किसी राज्य की सत्ता को नहीं संभाल रही है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस का दबदबा है, बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। तमिलनाडु की सत्ता द्रविड़ आंदोलन से निकली डीएमके के पास है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का शासन है, तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जलवा है। कर्नाटक कांग्रेस के पास है, तो तेलंगाना की सत्ता साल 2018 में तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक की भारत राष्ट्र समिति के पास थी, मगर अब की बार कांग्रेस के हाथों में आई है। तो अब सवाल उठता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीतिक मिजाज में इस तरह का अंतर क्यों है? भविष्य में दक्षिण भारत में भाजपा को सत्ता मिलने की कितनी संभावना दिखती है, और जो यह अंतर है दक्षिण और उत्तर का, क्या वह भविष्य में पाटा जा सकेगा? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के कैलाश द हिंदू में लिखते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति की भाषा बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ के मुद्दे, यहाँ की चिंताएं और यहाँ तक कि इनकी अभिव्यक्ति उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बिल्कुल अलग अलग तरीके से की जाती है। जब देश भर में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, उस वक्त भी दक्षिण भारत के राज्यों के भीतर यह मिजाज बना रखता था कि कांग्रेस अलग है। कांग्रेस के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक हित नहीं पेश किए जा सकते हैं। इसी वजह से दक्षिण भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का आभार हुआ। दक्षिण भारत के राज्यों को लगा कि क्षेत्रीय पार्टियां ही उनकी राजनीतिक हित को अच्छे से पेश कर पाएंगी। समय बीतता चला गया और क्षेत्रीय हित साधने का मिजाज दक्षिण भारत के राज्यों में और गहराता चला गया। दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि जो पार्टी केंद्र में शासन संभाल रही है वह उत्तर भारत की पार्टी है। इसीलिए दक्षिण भारत से बार बार यह आवाज उठाई जाती है कि संविधान की राज्य सूची में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। मतलब संविधान के द्वारा जो केंद्र को मिली हुई शक्ति है उससे ज्यादा राज्यों की शक्ति होनी चाहिए। राज्य सरकार की शक्तियों को जब भी केंद्र सरकार अपनी तरफ झुकाती है या अपनी तरफ खींचती है तो दक्षिण भारत के राज्यों से ज्यादा तेज और मुखर आवाज उठती है। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको उत्तर भारत के राज्यों में कम होता हुआ दिखता मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर एक तरह की समानता है। इसलिए उत्तर भारत के राज्यों के भीतर यह भाव नहीं पनपता कि वह एक दूसरे से अलग हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुधा पाई बताती हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सामाजिक आंदोलन के उभार और असर में बहुत अंतर रहा है। पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों का जाति व्यवस्था के खिलाफ विरोध दक्षिण भारत में बहुत पहले शुरू हो गया था। जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था उसी समय दक्षिण भारत में जाति के सवाल पर सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। कर्नाटक और तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और कर्मकांडीय नैतिकता के खिलाफ विरोध आजादी के पहले से ही शुरू हो चुका था, जबकि ठीक इसके उलट उत्तर भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक आंदोलन की शुरुआत बहुत देर बाद हुई। अंबेडकर का असर बहुत देर बाद हुआ और सामाजिक आंदोलन बिखरा हुआ था। दक्षिण भारत में सामाजिक आंदोलन पहले हुआ और उसके आधार पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तय हुआ, जबकि उत्तर भारत में बहुत लंबे समय तक केवल और केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही रहा। इसलिए जिस तरह से दक्षिण भारत का वोटर वोट करता है उसी तरह से उत्तर भारत का वोटर वोट नहीं करता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलगाव है। यह विचार सबसे पहले द्रविड़ आंदोलन में अभिव्यक्त होना शुरू हुआ। उत्तर भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होने वाला हिंदू धर्म अब भी बहुत ज्यादा हावी है, जबकि दक्षिण भारत में सामाजिक आंदोलन की वजह से यह ब्राह्मणवादी धर्म नरम पड़ा हुआ है। इसीलिए हिंदुत्व की राजनीति उत्तर भारत की संस्कृति में ज्यादा सफल हो पाई है, जबकि दक्षिण भारत की संस्कृति में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि दक्षिण भारत पूरी तरह से भाजपा से मुक्त है। कर्नाटक में उसके पास 36% वोट हैं और तेलंगाना में कांग्रेस के मुकाबले बहुत कम वोट होने के बावजूद भी उसके पास 14% वोट हैं। यह नंबर यह तो नहीं बताते कि भाजपा का दक्षिण भारत में दबदबा है,
मगर यह जरूर बताते हैं कि दक्षिण भारत में भाजपा की मौजूदगी है। मगर सवाल यह बनता है कि भाजपा का चुनावी जीत का रथ दक्षिण भारत में क्यों रुक जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय इसका जवाब लिखते हैं कि इस प्रश्न का आधा उत्तर तो ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भों से मिल जाता है। भाजपा की चुनावी जीत की राजनीति की पूरी तासीर हिंदुत्व से तैयार होती है, हिंदू राष्ट्रवाद से तैयार होती है। हिंदू राष्ट्रवाद के केंद्र में मुस्लिम विरोध शामिल है, यानी मुस्लिमों के विरोध के बल पर हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जमीन लगातार तैयार करते रहने का काम किया जाता है। यह माहौल उत्तर भारत में तो मिल पाता है मगर दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत के केवल उन्हीं इलाकों में जहां मुसलमानों ने अतीत में शासन किया और हिंदुओं से भेदभाव किया, वहीं पर भाजपा को पनपने का माहौल मिल पाता है। मगर उत्तर भारत में मुस्लिम शासक के तौर पर मुगलों को आगे कर हिंदुओं के भेदभाव की कहानी रची जाती है। इस तरह का इतिहास दक्षिण भारत में नहीं मिल पाता। दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास तो मिलता है मगर वह इतना बटा हुआ है कि उससे ऐसी कहानी नहीं रची जा सकती, उससे ऐसी कहानी नहीं बुनी जा सकती जैसी मुगलों के शासन में हिंदुओं के हालात पर उत्तर भारत में पेश की जाती है। यह बड़ा कारण है कि मुस्लिम विरोध की वैसी एकजुटता दक्षिण भारत में नहीं हो पाती जैसी उत्तर भारत में हो पाती है। कई विद्वान बताते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद का एक बड़ा आधार हिंदी भाषा है। हिंदू राष्ट्रवाद की कहानी में एक किरदार हिंदी भाषा का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से वैचारिक तौर पर यह बात कही जाती है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। भाजपा के उभार से एक बात स्वाभाविक तौर पर निकलती है कि वह हिंदी भाषा को पूरे देश पर थोपना चाहती है। दक्षिण भारत के लोग अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, मगर वह भाषा के तौर पर हिंदी की अधीनता नहीं स्वीकार कर सकते। एक तरह से कह लीजिए तो दक्षिण भारत में भाजपा के साथ इस बात का टैग लगा हुआ है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो हिंदी भाषा थोपेगी। यह एक बड़ी वजह है कि दक्षिण भारत की सत्ता पर भाजपा वर्तमान में भी और भविष्य में भी काबिज होते हुए नहीं दिखाई देती है। इसके साथ अब परिसीमन का मुद्दा भी जुड़ गया है। परिसीमन का मतलब होता है, अगर मोटे तौर पर समझिए तो लोकसभा की सीटों को तय करना। इसके कई आधार होते हैं। अगर केवल आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटें तय की जाएंगी तब भी उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्यों को सीटों के मामले में बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। मतलब एक तरह से कह लीजिए तो दक्षिण भारत के राज्यों में यह बहस छिड़ी हुई है कि सामाजिक आर्थिक पैमाने पर बेहतर होने का उन्हें इनाम मिलना चाहिए था, मगर यहां तो उल्टा हो रहा है। प्रतिनिधित्व के मामले में उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस मामले को किस तरीके से सुलझाया जाए कि दक्षिण भारत में प्रतिनिधित्व को लेकर नाखुशी ना पैदा हो, यह भी तय करेगा कि भाजपा की भविष्य की राजनीति दक्षिण भारत में कैसी होगी। हाल फिलहाल तो इस एक मामले से दक्षिण भारत के लोगों में यह एहसास और गहरा होता जा रहा है कि भारत की राजनीति में उत्तर भारत का दबदबा है। के कैलाश बताते हैं कि साल 1960 तक दक्षिण भारत और उत्तर भारत के आर्थिक हालात कमोबेश एक जैसे थे। उस समय के आंकड़े उठाकर देख लिया जाए तो पर कैपिटा इनकम के मामले में दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में समानता नजर आएगी, मगर 1980 के बाद अंतर आना शुरू होता है। इस अंतर की बड़ी वजह राजनीति और आर्थिक नीतियां रही हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो उत्तर भारत में अमीरों का पैसा बढ़ा करके गरीबों में बांटने की नीति अपनाई गई, वहीं पर दक्षिण भारत में पॉवर्टी एलिवेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। नतीजा यह निकला कि आर्थिक सामाजिक संकेतक में दक्षिण भारत उत्तर भारत से आगे बहुत आगे निकल चुका है। आर्थिक मामलों में इतना, आर्थिक संदर्भ में, आर्थिक हालात में इतना बड़ा अंतर है कि यह भविष्य में बहुत लंबे समय बाद जाकर पटता हुआ नजर आता है, या तो यह अंतर बना रहेगा। और जहां तक रही सांस्कृतिक अलगाव की बात, तो यह अलगाव तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। इसका उत्तर यही है कि जो भारत के संविधान में है कि सभी अपनी विशिष्टता और अलगाव को लेकर के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।